नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक तौर पर शिवसेना माना है और धनुष्य बाण चुनाव चिन्ह भी उनको दिया है, और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय में एंटी डिफेक्शन दल बदल का मामला सुनवाई के लिए आज से शुरू हुआ है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी दिलचस्पी सबकी बढ़ गई है, हलचलें तेज हुई है। लेकिन ऐसे पूरी परिस्थिति में कई नए प्रकार के समीकरण और संभावनाएं सामने आ रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में पूना में जो चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, कस्बा और पिंपरी चिंचवड़, वो भी एक ऐसा बड़ा एंगल है जिसको हम इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम जो महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहा है उसको अलग करके देख नहीं सकते हैं। अलग अलग समीकरण बन सकते हैं। नंबर एक कि मान लो सर्वोच्च न्यायालय अगर 16 आमदारों को दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर देती है, क्योंकि उन 16 में वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनका भी नाम शामिल है। ऐसे परिस्थिति में जो है कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा, और जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो है असली खेल शायद सामने आएगा, क्योंकि फिर केयर टेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, और जब केयर टेकर होंगे तो नवनियुक्त राज्यपाल उनको ऐसा कहेंगे, कहना भी पड़ेगा कि वे अपना विश्वास मत सदन में हासिल। ऐसे स्थिति में जो है 106 आमदार बीजेपी के रहेंगे, कुछ आमदार शिवसेना के भी रहेंगे और कुछ निर्दलीय भी उनके साथ रहेंगे, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र आघाड़ी, उनके भी तुल्य बल फिर जो है संख्या जो है आमदारों की है, उनके भी साथ में कुछ निर्दलीय है। तो कहीं ना कहीं विश्वास दर्शक जो प्रस्ताव अगर देवेंद्र फडणवीस पेश करते हैं तो काफी गहमा गहमी और जिसको कहते हैं कांटे की वहां टक्कर होगी। ये एक स्थिति बन सकती है। दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि कस्बा अगर बीजेपी जीतती है, पिंपरी चिंचवड़ भी जीतती है, और फिर अगर 16 आमदार अपात्र भी होते हैं, तो उस स्थिति में बीजेपी जरूर चाहेगी कि आने वाले 2-4 महीनों के अंदर जो है कि उपचुनाव हो जाए, मध्यवर्ती चुनाव हो जाए, क्योंकि बीजेपी जो है इस नए उत्साह के साथ, मुख्यमंत्री के साथ और उपचुनाव में जीत के साथ शायद बीजेपी ये दमखम लगा सकती है कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ है। तीसरी संभावना जो है वो ये है कि 16 जो आमदार अपात्र होने के बाद फिर ये सवाल आ सकता है कि शिंदे गठ के बाकी जो आमदार है, क्योंकि संविधान की 10वीं सूची के मुताबिक उन्हें फिर किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी या राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी से विलय होना है, लेकिन वो विलय नहीं किए हैं। इसलिए ये भी एक संभावना है कि वो तमाम जो
बचे हुए शिंदे गुट के साथ जो आमदार है शायद वो भी अपात्र हो जाएंगे। फिर ऐसे स्थिति में जो है फिर विश्वास दर्शक प्रस्ताव अगर देवेंद्र फडणवीस लाते हैं तो यह संभावना उसमें बढ़ जाती है कि कहीं वो विश्वास मत पर कुछ से हार भी सकते हैं। कुल जमा यह है कि सत्ता संघर्ष महाराष्ट्र में काफी तेज होने जा रहा है। जब से चुनाव आयोग ने हानन फानन में एक इरादे से बीजेपी को उपचुनाव में मदद हो, इस इरादे से सर्वोच्च न्यायालय में दल बदल का मुद्दा विचाराधीन होने के बावजूद जो एक निर्णय दिया, उसके चलते आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इस गुट के साथ एक सहानुभूति है। इसलिए इस सहानुभूति के चलते उद्धव की ये सोच बन सकती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जो है आने वाले दिनों में शिकस्त दे सकती है, लेकिन अकेले उद्धव ठाकरे का गठ बीजेपी को परास्त नहीं कर सकता है। अगर बीजेपी को और शिंदे गठ को परास्त करना हो तो ऐसे स्थिति में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उद्धव ठाकरे और कुछ नए और पार्टियां भी शायद इसमें शामिल हो गई, इनको मिलकर चुनाव में जाना पड़ेगा और महाराष्ट्र की जो जनता है उसमें यह विश्वास निर्माण करना पड़ेगा कि इस आघाड़ी में किसी ढंग से आपस में मतभेद नहीं है और एक फौलादी इनके अंदर एक समझ है, इनमें एक कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किसी भी करवट ले सकती है। इस पूरे मंथन में, इस पूरे उथल पुथल में एक बात जो है वो है कि भारतीय जनता पार्टी अलग सलग पड़ते हुए नजर आती है। इसलिए देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति जहां बहुत सारे संभावनाएं जो है वो उभर रहे हैं, उन संभावनाओं में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उसमें अपने आप को पेश करती है और किस तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अपने आप को उस नए संभावनाओं में अपने आप को पेश करती है। तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति बहुत रोचक रूप धारण करने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है।